चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही शोगल मोगल चैप्टर बड़ा छोटा सा है, क्यूट सा है, लेकिन पास पेपर में सवाल बहुत सारे हैं। असल में एक ज़माना था कि पार्टनरशिप की अकेले की वेटेज हुआ करती थी। अभी इन्होंने मिला के अदर लॉज में चीज़ें समअप कर दी है ना, कि पार्टनरशिप और उसके साथ 6 और लॉज की मिला के एक वेटेज कर दी है। तो पार्टनरशिप एक ज़माने में जो है वो अलग से लॉ होता था, सिलेबस में एक प्रॉपर इसका पोर्शन होता था, तो आई के बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनाया करता था। तो आपको पास पेपर्स में ज़रूरत से ज़्यादा सवाल मिलेंगे। उसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन बहरहाल पार्टनरशिप हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि उन्होंने 3 चैप्टर्स इसके ऊपर समअप किए हुए हैं। अक्सर एक टिपिकल सवाल आता है जिसका एक पार्ट एक चैप्टर से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से आंसर होता है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही इस तरह से हो। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। बड़ा सिंपल सी इसमें बातें हैं और कॉमन सेंस वाली बातें हैं। कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो वो वाला लिंक हमें पता होना चाहिए कि जो जॉइंट प्रोमिसोस होते हैं ABCD, याद है इनमें से कोई भी लायबल हो सकता है। इन्होंने किया, किसी एक ने गड़बड़ की, C ने कोई गड़बड़ की और उससे पूरी फर्म को 8 लाख का नुकसान हो गया। जो थर्ड पर्सन है वो इनमें से किसी अकेले से भी 8 लाख ले सकता है सारा। फिर उसको 8 लाख देने के बाद ये आपस में तय करेंगे कि किसके ज़िम्मे कितना पड़ना चाहिए। ये वाली बातें आपको पता है। अगर एक आध दिन में से भाग जाए तो बाकियों के ज़िम्मे वो सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। उसके अलावा ये जो पार्टनर्स हैं, इनकी आपस में कुछ बातें एग्रीमेंट में तय होती हैं। अगर ना तय हो तो कुछ कॉमन अजम्पशंस होती हैं। वो कॉमन अजम्पशंस क्या हैं? नंबर 1, ये इक्वल पार्टनर्स होते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कुछ कॉमन अजम्पशंस। अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो वो फॉलो होगा। अगर एग्रीमेंट खामोश है तो पार्टनर्स हमेशा बराबर पार्टनर होते हैं। दूसरी कॉमन अजम्पशन, प्रॉफिट और लॉस दोनों के पार्टनर होते हैं। अगर हम कह रहे हैं ना कि ये 5 पार्टनर्स 20-20% के पार्टनर हैं, तो दिस इज ऑलवेज एज्यूम कि वो लॉस में भी 20% है और प्रॉफिट में भी, अनलेस अदर इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। याद रहेगा। फिर अजम्पशन होती है नो सैलरी। जो काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तय कर लेंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जो मेहनत कर रहा है उसको सैलरी, और जो मेहनत नहीं कर रहा है, जिसने पैसे दिए हुए हैं, क्या उसको पैसे पे इंटरेस्ट देंगे? कॉमन अजम्पशन है कि उसे पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देन अगर कोई एडवांस उसने दिया है, कोई लोन दिया है, तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कॉमन अजम्पशन। अगर एक बंदे ने फर्म को लोन दिया, कैपिटल नहीं, लोन दिया, अलग से कोई उधार दिया, कुछ नहीं तय किया, तो बुनियादी अजम्पशन ये है कि उस पर 6% इंटरेस्ट होता है। अगर वो कुछ तय ना करें। अगर वो तय कर लेंगे 2% इंटरेस्ट होगा तो 2 चलेगा। वो तय कर लेंगे 25, तो जो तय करेंगे वो होगा, और तय ना किया हो 6% मिलेगा। बुनियादी अजम्पशन समझ आ रही है। आखिरी अजम्पशन यहां लिख लेता हूं, बिफोर एंड आफ्टर चेंज राइट्स आर सेम। फर्म में किसी भी किस्म की चेंज आने से पहले जो आपस में राइट्स थे, चेंज आने के बाद जो आपस में राइट्स हैं, वो सेम रहेंगे। याद है वो 3 बंदों ने एक चौथे को एंटर किया था, कुछ नहीं तय किया था, उसको इक्वल शेयर दिया। आपस में जो रेशो तय थी, जो बच गया, उसको आपस में कैसे डिवाइड किया? उसी रेशो में जो पार्टनरशिप में चेंज होने से पहले थी। तो ये कुछ कॉमन अजम्पशन है कि पार्टनर्स हमेशा इक्वल पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयर करते हैं, सैलरी नहीं लेते, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेते, लोन या एडवांस अगर दिया हो तो उस पर 6% इंटरेस्ट लेते हैं, और बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज उनके राइट सेम होते हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस अपीयर्स। तो ये कॉमन रूल्स हैं, याद रहेगा। ठीक है जी।
पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है अब उसको पढ़ते हैं। अब हमारे जहन में बुनियादी अजम्पशंस आ चुकी हैं, अब हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जनरल ड्यूटीज़ पार्टनर्स की क्या है? ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, अब तेज़ी से पढ़ते जाना है। जस्ट और फेथफुल होंगे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, बिजनेस के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, गुड फेथ, फेयरनेस और बाकी पार्टनर्स की तरफ अच्छा रवैया रखेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे। डन। बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए चलाएंगे, फर्म के वसी तर मफाद में काम करेंगे हमेशा। ट्रू अकाउंट्स देंगे को पार्टनर्स को, जो काम करेंगे जो भी होगा उसकी सच्ची चीज़, सारी बातें एब्सोल्यूट सही तरीके से अपने पार्टनर्स को बताएंगे। फुल इन्फॉर्मेशन देंगे अदर पार्टनर्स को, जो उन्हें पता होगा, जो उनको डीलिंग में सामने आया होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। फिर अगर कोई लॉस उसके फ्रॉड की वजह से हुआ होगा तो वो कंपनसेट करेंगे अपने बाकी सारे पार्टनर्स को। तो ये जनरल ड्यूटीज़ हैं, आप एग्री करें या ना करें, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि पार्टनर्स हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर वो जान के को फ्रॉड करेंगे तो वो सबको उसकी कंपनसेशन देंगे। तो ये जनरल ड्यूटीज़ हो गई। फिर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिख सकते हैं, अदर देन ये जो एक्ट ने आपको राइट्स और ड्यूटीज़ बताए हैं, म्यूचुअल राइट्स वगैरह आप कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, वेरी करना है, वेरिएशन करना है, तो सारे पार्टनर्स की रजामंदी से आप ऐसा कर सकते हैं, या कैन बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, वो जो सिचुएशन से नज़र आ रहा होता है वो भी हो सकता है। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हमने एक रूल पढ़ा था, किसी को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, बट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड कि पार्टनर कोई और बिजनेस नहीं करेगा सिवाय उसके जो वो हमारे साथ कर रहा है। अगर एक पार्टनर हमने फुल टाइम पे हायर किया है कि हम कहते हैं तुम्हें प्रॉफिट का 50% देंगे, बस तुमने मामलात देखने हैं, और वो दिन में आधा टाइम अपने और बिजनेसेस को देखता रहे, हमें टाइम ना दे, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अगर एग्री कर लें तो फिर वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा। अगर क्या कर लें? एग्री, यानी इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा तो पाबंदी है, अगर नहीं लिखा हो तो वो लाइफ में कोई भी बिजनेस करना चाहे कर सकता है, लेकिन सेम हमारा वाला बिजनेस करेगा तो गलत हो जाएगा। वो अब जस्ट एंड फेथफुल नहीं रहा, उसमें अगर उसने कोई प्रॉफिट कमा लिया तो फिर हम उससे कहेंगे भाई ये प्रॉफिट तो अब तुमने हमें देना है। क्लियर? पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर अ चेंज इन फर्म, अगर फर्म में कोई चेंज हुई है तो चेंज आने से पहले और चेंज आने के बाद उनके राइट्स सेम रहेंगे। चेंज क्या क्या आ सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज आ सकती है, एक नया पार्टनर आ गया या पार्टनर छोड़ के चला गया। 3 पार्टनर थे, बराबर के हिस्सेदार थे, चौथा पार्टनर आया और वो भी फर्ज करें बराबर का हिस्सेदार है, तो इनकी अब आपस की राइट्स सेम है, ये बराबर के हिस्सेदार हैं। इसी तरह से 3 पार्टनर बराबर के थे, एक छोड़ के चला गया, पता लगा उन 2 में से एक ने अचानक से 70% अपना शेयर कर लिया और दूसरे को 30% कर दिया। अगर एग्री करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ नहीं एग्री करेंगे तो कॉमन रूल क्या है? एक फर्म बनी थी एक टाइम के लिए और उसने उस टाइम के बाद बिजनेस कंटिन्यू कर दिया, तो भी जो टाइम से पहले लोगों के राइट्स थे और उस टाइम के बाद सेम रहेंगे। एक फर्म बनी थी एक काम के लिए या 1-2 कामों के लिए, उस फर्म ने कुछ और काम शुरू कर दिए, तो कुछ और काम शुरू करने का ये मतलब नहीं कि उनकी रेशो आपस में फिर से चेंज हो जाएगी, जो उनकी रेशो पहले थी वो बाद में होगी। तो इस चैप्टर में बड़ा क्विकली वो हमें जो पार्टनर्स हैं उनके डिफरेंट एक दूसरे पे जो राइट्स हैं वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर्स का राइट क्या है बिजनेस के कंडक्ट के लिए, बिजनेस की कार्रवाइयों में? राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मामलात में उसका हक है कि उसने कैपिटल दिया है या नहीं दिया, उसका हक है कि वो मामलात में बोल सके, बातचीत कर सके, उसका हक है कि उससे मशवरा लिया जाए। दुनिया को नज़र आना है या नहीं आना, लेकिन बाकी पार्टनर्स के सामने अगर वो कुछ कहना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, तो हर पार्टनर का ये हक है कि वो उसमें बोल सकता है। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़, अपना काम सही से करेगा। अब अगेन कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि एज्यूम्ड होती हैं, ये जो हमने पीछे पढ़ी जनरल ड्यूटीज़ ये एज्यूम्ड है, आप तय करो या ना करो ये आपकी ड्यूटी है। हम फिर कभी कभी कुछ चीज़ें आपस में तय कर लेते हैं और एग्रीमेंट में डाल देते हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज़। एग्रीमेंट में अगर कह दें मिस्टर बी तुमने हिस्सा नहीं लेना फर्म के बिजनेस में, तो फिर उसने हिस्सा नहीं लेना। क्वालिफाइड ड्यूटी का मतलब है वो ड्यूटीज़ जो आप एग्रीमेंट में लिख देते हैं एक दूसरे के साथ, और जनरल ड्यूटीज़ जो लॉ ने कॉमनली बताई हुई हैं। तो हर पार्टनर जो है वो अपना कैपिटल हो या ना हो वो हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर किसी को रोक देंगे तो फिर वो रुक जाएगा। डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़, हर बंदा अपना काम ध्यान से करेगा, तो ध्यान से तो पीछे भी हमने कहा था काम करेगा। यहाँ हम कहते हैं कि हम आपस में तय कर सकते हैं कि देखो अपना काम ध्यान से करो, अगर तुमसे कोई गफलत भी हो गई तो उसका नुकसान तुम्हें भुगतना होगा। कॉमन रूल ये है कि हर बंदा नॉर्मल ध्यान से काम कर रहा है, और अगर किसी एक आध से गलती हो गई तो जो लॉस है वो सारे डिवाइड करेंगे।
लेकिन अगर आपने लिख दिया है कि जो बंदा सही ध्यान से काम नहीं करेगा और उसकी वजह से नुकसान होगा तो फिर वो खुद भुगतेगा। फ्रॉड के केस में हमेशा वही बंदा भुगतता है, लेकिन रेगुलर केस में एक फर्म है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो गलती सब पे डिवाइड होती है। बट अगर तय कर लिया, ये वाली बात तय कर ली कि जी हर बंदा डिलीजेंटली अपना काम करेगा, सही से करेगा, तो फिर क्या होगा, जिस बंदे ने गफलत दिखाई उसको भुगतना पड़ेगा अपनी वजह से होने वाला नुकसान। राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर्स, मैटर्स में कंसल्टेशन की उसका राइट है कि अनलेस कि वो बिल्कुल ऐसा पार्टनर है जिसको नहीं आपने कंसल्ट करना, हर पार्टनर का हक है कि उससे मशवरा लिया जाए और फर्म में कोई भी बिजनेस में कोई भी चेंज उसकी मर्जी के बगैर ना हो। हर पार्टनर का हक है कि उसको डिफरेंट बुक्स ऑफ फर्म की एक्सेस हो, उसको फर्म्स के रिकॉर्ड्स तक एक्सेस हो। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़, रेमुनरेशन नॉर्मल हक नहीं है उसका रेमुनरेशन का, लेकिन कभी कभी आप एग्रीमेंट में एक रेमुनरेशन रख देते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, नॉर्मली हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करें अनलेस डिफरेंट एग्री हो। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इम्प्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज ऑल्सो। प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग एज्यूम्ड है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग एक बंदे की 50% है तो एज्यूम क्या था, लॉस शेयरिंग भी होगी, अनलेस कि हम आपस में तय कर लें। ये जो अजम्पशंस है ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं। हमेशा इक्वल पार्टनर्स होंगे अनलेस लिखा हो। प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदार होंगे, सैलरी नहीं होगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर लोन वगैरह होगा तो उस पर 6% एडवांस होगा अगर कुछ नहीं तय हुआ, और बिफोर और आफ्टर कोई चेंज नहीं होगा। ये कॉमन अजम्पशन है, आपने कुछ तय नहीं किया तो ये फॉलो होगा, लेकिन अगर तय हो गया तो जो तय हुआ है वो फॉलो होगा। राइट फॉर रेमुनरेशन हमेशा नहीं होगा, अगर तय होगा तो होगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा, तय होगा तो डिफरेंट होगा, और प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा अनलेस कि कुछ और तय हुआ हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब होगा जब एग्री किया जाए, अगर एग्री नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर कोई बंदा पेमेंट करता है एडवांस या इस तरह से वो करता है तो उसका वो एंटाइटल है कि 6% पर एनम ले और एज एग्रीड अपॉन। कुछ नहीं तय किया तो 6% ले, और अगर तय हुआ है तो जो तय हुआ है वो ले। राइट टू इंडेमनिटी, हर बंदे का राइट है कि अगर एक बंदे को नुकसान हुआ है, याद है ABCD, किसी एक से वो रिकवर करके चला गया 8 लाख, तो वो बाकी सबसे कहेगा भाई तुम लोगों ने अपने हिस्से का मुझे अब कंपनसेट करके देना है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर जान के इसने कोई गफलत की है, जान के गड़बड़ की है, तो फिर उसकी ड्यूटी है कि ये सबको कंपनसेशन दे जो फर्म को नुकसान हुआ है इस बंदे की वजह से। एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना समझना बड़ा ज़रूरी है, ABCD इन्होंने मिलके थर्ड पार्टी से डील की, बी ने थर्ड पार्टी से फ्रॉड किया, बी ने थर्ड पार्टी से फ्रॉड किया, उसको नुकसान पहुंचा दिया 8 लाख का। थर्ड पार्टी पूरी फर्म में से किसी से भी रिकवर कर सकती है क्योंकि इनकी लायबिलिटी है जॉइंट एंड सेवरल, याद है ये बात। थर्ड पार्टी आई और डी से रिकवर कर लिया सारा कुछ। डी उसको ये नहीं कहेगा कि जाओ फ्रॉडियो को पकड़ो, वो कहेगा तुम्हारी फर्म ने फ्रॉड किया है, और फर्म क्या है, तुम 4। जब आप फर्म की कैपेसिटी में हैं तो दुनिया की नज़र में आप बुरे हैं, तो पहले तो दुनिया को आप उसकी कंपनसेशन दे दो। डी दे देगा थर्ड पार्टी को 8 लाख, और फिर डी कहेगा फर्म से कि ये 8 लाख जो मैंने दिए हैं मुझे दिलवाए जाएं। अब फर्म देखेगी कि कसूरवार कौन है, बी, फर्म बी से मांगेगी। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल है और फर्म वालों के लिए वो गलत बंदा रिस्पॉन्सिबल है। फर्ज करें यहाँ फ्रॉड ना हुआ होता, डी ने 8 लाख दे दिए, तो क्या डी का 8 लाख देना बनता था? डी के ज़िम्मे तो 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन दुनिया की नज़र में डी जॉइंट एंड सेवरल है, डी ने सबके हिस्से का 8 लाख दे दिया। जब बाहर वालों के आप सामने हैं तो आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हर बंदा फर्म का एजेंट है, हर बंदा फर्म का प्रिंसिपल है। वो देने के बाद आपस में बैठ के देखेंगे कि किसने गड़बड़ की और किसके ज़िम्मे कितना आना चाहिए, या किसकी कितनी परसेंटेज और किसकी कितनी परसेंटेज। तो पेपर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। सवाल ये है कि एक बंदा है, उसने आपकी फर्म में एक फ्रॉड हुआ है, उस बंदे ने किसी दूसरे पार्टनर से वो सारा डिमांड कर लिया, बताओ सही किया या गलत किया, और आप जज्बाती होकर कहें गलत किया, फ्रॉडियो को पकड़ना चाहिए था। बाहर वाला बंदा फर्म में से किसी को भी पकड़ सकता है। फिर फर्म के बंदे आपस में देखेंगे कि किसने गड़बड़ की है। बहुत सारे सवालों का जवाब इस रूल के अंदर छुपा हुआ है। हम सवालों तक पहुंच पाएँ या नहीं, लेकिन कम से कम ये है कि ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। क्लियर है?
दुनिया के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल, फर्म के अंदर आपस में देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, फिर आपस में लड़ेंगे, लेकिन दुनिया की नज़र में वो 2% वाला बंदा, वो जो घर बैठा हुआ था, किसी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया, उसने उस घर बैठे हुए बंदे को जाके पकड़ लिया कि तुम्हारे नाम की तख्ती लगी हुई थी, और उससे वो सारा करोड़ों का नुकसान रिकवर कर लिया। तो वो इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं कहेगा मैं तो थोड़ा सा पार्टनर था, वो पार्टनर था, वो लायबल है अपनी पूरी फर्म के लिए। वो पैसे देने के बाद रोता हुआ वापस इधर आएगा इनके पास और कहेगा मेरा 98% दो, ये उसे नज़र नहीं आएंगे, ये भाग चुके होंगे, वो तो पढ़ा लिखा इंसान था, ये तेज़ लोग थे, बिजनेस वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो आके रिकवर करेगा कि आप लोग अपने हिस्से का लॉस वो करो और मुझे सिर्फ 2% ऑफ लॉस दो, अगर तय हुआ था कि लॉस इसके ज़िम्मे आएगा। डन। पर्सनल प्रॉफिट अगर किसी पार्टनर ले लिए, किसी पार्टनर ने फर्म की डीलिंग करते हुए कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, फॉर एग्जांपल एक फर्म के लिए उसने जो है वो फर्नीचर लेना था, जाके फर्नीचर देखा बड़ा खूबसूरत था, उसने कहा कितने का, उसने कहा जी 50,000 का, तो इसने कहा डिस्काउंट मिलेगा, उन्होंने कहा अच्छा देखें, ऐसे ऐसे करके 40,000 में बात तय हो गई। तो अभी 40,000 में इसको 50,000 का फर्नीचर मिलेगा, इसने कहा एक काम करें रसीद 50,000 की ही बना दें, 50,000 की रसीद बनाई, आया अब फर्म को रसीद दिखाई, फर्म से 50,000 रुपये ले लिए, इसने सीक्रेट प्रॉफिट बना लिया बीच में। अगर एक पार्टनर बेईमानी करते हुए कोई अपना खुफिया प्रॉफिट बीच में बना ले और बाकियों को पता लग जाए तो वो उससे क्लेम कर सकते हैं वो प्रॉफिट। तो पर्सनल प्रॉफिट, जो भी फर्म की डीलिंग में कोई भी खुफिया प्रॉफिट कमा लेगा वो उसका जिम्मे है कि उसने अदा करना है। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद बिजनेस ऑफ फर्म, वो सेम बिजनेस नहीं करेगा जो फर्म का बिजनेस है, और अगर ऐसा करेगा तो जो प्रॉफिट उसमें से कमा रहा है, अगर आपकी फर्म भी प्रॉपर्टी डीलिंग करती है और इसका 2 दुकानें छोड़ के अपना भी ऑफिस है प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो होगा ये कि यहाँ पे जब कस्टमर आएंगे तो उनसे कहेगा कि जी ये आप जो बात कर रहे हैं आपकी डील बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके लिए हमें बेटर इन्वायरमेंट में बैठने की ज़रूरत है, तो 2 दुकानें छोड़ के एक जगह वहाँ पे बैठे मैं आता हूँ, और वहाँ जाके उनसे अपने तौर पे पर्सनली डील कर ले, तो ये गलत हो जाएगा। कंपीटिंग बिजनेस अगर वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और उसका फिर अगर प्रॉफिट वो कमा रहा है तो वो फर्म को देगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एक कॉन्सेप्ट आता है कि फर्म की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं भला? एसेट्स को कहते हैं। तो फर्म के एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक लाए गए। फर्म शुरू हुई, 4 पार्टनर्स थे, 3 लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया दिया और चौथे ने कहा मैं स्किल्स प्रोवाइड करूंगा, तो 6 करोड़ रुपया शुरू में बिजनेस में आ गया। फॉर एग्जांपल 6 करोड़ ना हो, 4 करोड़ और एक बंदे ने अपना एक घर दे दिया हो। अब क्या हुआ, ये 4 करोड़ इन्होंने रखा बैंक में, उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। ये 2 करोड़ का जो घर था या वो जगह थी उसको किराए पे दे दिया, उससे किराया आना शुरू हो गया। अब ये किराया और इंटरेस्ट किसका है? फर्म का। फर्म का कौन से एसेट होते हैं? वो एसेट जो शुरू में फर्म में लाए गए, प्लस ऑल राइट्स या इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यानी कि एसेट्स ओरिजिनली सो ब्रॉट, जो शुरू में लाए गए स्टार्ट में वो आपके एसेट हैं। जो स्टार्ट वाली चीज़ों के ऊपर आपने अर्न किया वो फर्म का बिजनेस है। ऑल एसेट्स एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय फर्म। अब फर्म आगे चल के अपने प्रॉफिट्स में से जो जो एसेट एक्वायर कर रही है वो भी फर्म के हैं, और उन एसेट्स पे कोई राइट या इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं तो वो भी फर्म के हैं। तो 4 चीज़ें फर्म की प्रॉपर्टी हैं। फर्म में इनिशियली जो एसेट्स आए, फर्म ने उन एसेट्स से जो एसेट्स बनाए, मतलब उन एसेट्स से जो अर्निंग हुई, अर्निंग से जो एसेट्स बनाए, अर्निंग से बनाए हुए एसेट्स से जो अर्निंग हुई, वो सब कुछ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 4 बंदे इकट्ठे खड़े कर दो, हम कहते हैं पार्टनरशिप है, तो समझ ही नहीं आता कि इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी कौन सी है और फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो फर्म के एसेट वो हैं जो उन्होंने फर्म के नाम में शुरू में फर्म के लिए मख्तस कर दिए, फिर उससे जो फर्म ने कमाया और उसमें जो कुछ भी हुआ वो फर्म की प्रॉपर्टी है। इसमें हम कहते हैं कि ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए इस्तेमाल करे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आप तय कर दें कि नहीं जी फर्म की प्रॉपर्टी अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। नो पार्टनर शुड यूज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। अपने पर्सनल मफाद के लिए कोई बंदा फर्म का कोई एसेट इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर फर्म ने इजाज़त दी हुई है, अपनी कोई प्रॉपर्टी खुद किसी पार्टनर को दी हुई है कि फर्म की गाड़ी आप चला लिया करो, इजाज़त दी है तो और बात है, अदरवाइज़ फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ गुडविल का जिक्र भी आता है। गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन किताब आपको बताना चाहती है कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता और इसको हम क्वांटिफाइबल वैल्यू दे देते हैं। आपको याद है वो जो हमने एक दुकान खरीदी थी, वो जो एग्जांपल थी, एक बंदा था उसने अपनी दुकान बेची थी। कितने की दुकान थी वो भला, याद है किसी को?
वो जो गुडविल समेत खरीद ली थी दुकान, 80 लाख। 80 लाख का हमने बिजनेस परचेज किया था, उसमें एसेट्स कितने पड़े हुए थे? 50 लाख के पड़े हुए थे। तो टेक्निकली हमने जो ऊपर दिया वो किस चीज़ का था? गुडविल। तो गुडविल किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल, आप पूरे बिजनेस को क्या वर्थ करते हैं, माइनस उसमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने नज़र आ रहे हैं, सामने सामने कितने नज़र आ रहे हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल भी फर्म का एक एसेट है, इसकी भी अकाउंटिंग होती है। आपके सिलेबस में एक ज़माने में हुआ करती थी, लंबी चौड़ी सी, अब उस तरह से नहीं है। आपकी जो फर्म की रेपुटेशन है, आपकी फर्म का जो नाम है, जो आपकी फर्म मशहूर है, इसको हम गुडविल कहते हैं। इस रेपुटेशन से फर्म नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट कमाती है, तो ये फर्म की का एसेट कहलाता है गुडविल। पीछे एक छोटी सी अजम्पशन लिखी हुई थी, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। इस जुमले का मतलब ये होता है कि कुछ और अगर तय नहीं हुआ तो, अब आगे कॉमन बात करने लगे हैं। एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी, पार्टनरशिप के पैसों से जो खरीदा होगा बगैर किसी से डिस्कस हुए, वो खुद ब खुद किसकी प्रॉपर्टी होगी? वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी। क्या ये सारी बात समझ आई? तो ये चैप्टर 12 जिसमें मुख्तलिफ तरह की डिस्कशन, लेकिन मसला ये है कि इसके सवाल शुरू होते हैं तो ख़त्म नहीं होते। इस वक्त सवाल चूंकि ज़्यादा हैं तो हो सकता है हम अपने ब्रेक के जो ऑफिशियल टाइम है उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वाले चैप्टर को उसके पास पेपर समेत कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि 12 और 13 में से एक भी आज हो जाता है तो काफ़ी अचीवमेंट है। तो फिर 13 जो है उसको देखेंगे कि कल अगर हमें कोई टाइम मिल जाए इंशाल्लाह, शायद मुझे लग रहा है कि वो वीडियो की तरफ जाएगा, उसमें सवाल भी कुछ 24 के करीब है, तो वो जो है वो फिर तकलीफ भी थोड़ी सी ज़्यादा है। चलें जी, याद है पार्टनर्स के जो आपस में राइट्स होते थे एक दूसरे से, कुछ कॉमन राइट्स होते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती थी जो कि पार्टनरशिप में लिखी हो या नहीं हो वो होती थी, और कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती थी जो आप एग्रीमेंट में प्रॉपर तरीके से लिख लेते थे। सुहेल तलहा उमेर एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप कंसर्न इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ। The firm bought a plot of land from Shining Star Limited. After some time, Talha and Umair on their own account bought 3 more plots of land in same locality and made good profits. हमारी पार्टनरशिप फर्म है जो क्या काम करती है? कपड़े का। हमारी फर्म ने एक ज़मीन खरीदी, कुछ अरसे बाद जो है वो हमारे 2 पार्टनर्स थे तलहा और उमैर, उनने अपने खर्चे से खुद से उसी इलाके में ज़मीन खरीदी और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। सुहेल को जब पता लगा कि ये तो इनको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, तो उसने कहा कि जी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि सर ने क्लास में कहा था कि सीक्रेट प्रॉफिट अगर कोई बनाएगा तो वो हिस्सा देगा बाकी पार्टनर्स को। तो सवाल ये है कि क्या तलहा और उमैर लाइबल हैं कि वो सुहेल को प्रॉफिट शेयर करें? जज्बाती हो के अपेरेंटली बंदा एकदम से कह देता है हाँ हाँ, क्योंकि देखो प्रॉफिट बनाया है। कंपनी का बिजनेस क्या है? कपड़े का। क्या कपड़े के बिजनेस में उन्होंने कोई खुफिया प्रॉफिट बनाया है? कंपनी ने एक जगह ज़मीन ली है और उस जगह, मतलब पार्टनरशिप ने एक जगह ज़मीन ली है और उसी जगह कुछ और लोग ज़मीन लेते हैं, लॉ ने कब हमें मना किया है? और क्या हम कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हैं? हमारा बिजनेस होता अगर ज़मीनें खरीदने का और हमारी पार्टनरशिप भी ज़मीन खरीदती और हम भी ज़मीन खरीदते तो हम कहते हैं कंपीटिंग बिजनेस हो गया। कपड़े का बिजनेस है और हमने बस उस जगह ज़मीन खरीदी है जहाँ पार्टनरशिप ने ज़मीन खरीदी थी, तो हमने कोई हिडन प्रॉफिट नहीं कमाया और हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई कंपटीशन नहीं किया। तो जितना जल्दी हम जज्बाती हुए थे उतना ही जल्दी हम दोबारा से रिवर्स हो जाएं। ये अब इसलिए बड़ा ज़रूरी है, फर्म का बिजनेस समझना ज़रूरी है, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ आती है। इसलिए उन्होंने निशानदेही की थी कि ये क्लॉथ बेचने का काम करती है। डन। उबैद, राहील और परवेज़ पार्टनर्स हैं एक फर्म में। सितंबर 1, 2009 को परवेज़ रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से। रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस चलाते रहते हैं और फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करते रहते हैं, फाइनल सेटलमेंट नहीं करते परवेज़ के साथ। परवेज़ चला भी गया है लेकिन परवेज़ का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। बताएं परवेज़ का क्या राइट है? एक तो उसको उसका पैसा वापस मिलने का राइट है, और फिर जो उसका पैसा बिला वजह इस्तेमाल होता जा रहा है उसके ऊपर उसका क्या राइट है? वो लोन कंसिडर होगा और कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो क्या होगा? 6% के हिसाब से पर एनम उसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। डन।
दानिश एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है और वो बासित को पार्टनरशिप में ले आता है और उसको परसुएट करता है कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो 20 मिलियन सालाना कमाती है, लेकिन बाद में पता ये लगा कि फर्म तो भाईजान 8 मिलियन से ऊपर कमाई नहीं रही थी। पार्टनरशिप के मुताबिक बताएं बासित के क्या राइट्स हैं। बासित को इसने पार्टनरशिप में धोखे से इनवाइट कर लिया है, बासित के साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड में वॉइडेबल की ऑप्शन आ जाती है, वो छोड़ सकता है और अगर उसका कोई नुकसान हुआ है या कुछ और इस तरह से तो वो भी उसको रिकवर कर सकता है। तो ये बना हुआ रखा हुआ पार्टनरशिप में है, लेकिन इसमें फ्रॉड और पार्टनरशिप के कंबाइंड। फिर अब अगर आप पार्टनरशिप के तहत जवाब देना चाहेंगे तो फिर आप कहेंगे जस्ट और फेथफुल होना चाहिए सारे पार्टनर्स के साथ, आपने तो धोखा दिया, आपका तो इरादा ही गलत था। तो इसका मतलब है कि ये पार्टनर कहेगा कि मेरे राइट्स जो है वो मुतासिर हुए हैं और वो डैमेज क्लेम कर सकता है। डन। रफीक, बारी और फुरकान हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर ट्रेडिंग इन मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट में वो सोचा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उनके दरमियान कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बताएं उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होंगे। कुछ एग्रीमेंट में नहीं तय किया उनके क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगे जो जनरल होते हैं। ज़्यादा हमने जनरल ड्यूटीज़ की लिस्ट पढ़ी थी और बहुत मूड में बैठे हों तो जो मैंने लिखा था वो सारी बातें लिख दें कि हमेशा बराबर होंगे, 6% हमेशा मिलेगा, फलाना इस तरह से होगा, लॉस और प्रॉफिट दोनों शेयर कर रहे होंगे। नहीं तो इसका एक जवाब जो किताब में सीधा सीधा मौजूद है वो ये है कि वो जो जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं होती, पार्टनरशिप ने बताया, याद है जो सबसे पहले पढ़ी थी, जस्ट एंड फेथफुल, कंसल्ट करेंगे, एक दूसरे से मिल के चलेंगे वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है इन्होंने सिनेरियो बना के आपसे जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज पूछे। काशिफ, इरफान और शुजात पार्टनर है एक फर्म में। इरफान जो है वो एक शॉप खरीदता है अपने नाम पे। ही इशूड अ चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप के अकाउंट से चेक देता है और डेबिट कर देता है अपना अकाउंट उस परचेज प्राइस से। उसने एक ज़मीन खरीदी, उसके पास पैसा पार्टनरशिप का पड़ा हुआ था, उसने पैसा वहाँ इस्तेमाल कर दिया और अकाउंट्स में अपने आप को डेबिट कर दिया कि हाँ भाई मेरे से ये पैसा रिसीवेबल है, पैसा पार्टनरशिप से मैंने ले लिया है और ये मैंने पैसा वापस करना है। डेबिट कर दिया यानी कि अपना रिसीवेबल बुक कर दिया पार्टनरशिप के बिजनेस में। ही रेंटेड आउट द शॉप, फिर उसने शॉप रेंट पे दे दी और उसके जो क्रेडिट है उससे जो पैसे आए वो अपने कैपिटल अकाउंट में फेंक दिए। काशिफ ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रैक्टिस पे और उसने इरफान से कहा कि भाईजान आप इस शॉप को फर्म के नाम पे वो करवाएं क्योंकि ये शॉप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। इरफान कहता है भाग जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब मुद्दा ये है कि क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी वो होती है जो पार्टनरशिप को विरासत में मिली हो जब वो बनती है, क्या ये वो है? फिर पार्टनरशिप अपनी उस विरासत से जो कमाती है वो होती है, ये वो भी नहीं है। फिर गुडविल होती है, ये वो भी नहीं है। पार्टनरशिप अपने पैसों से जो कमा के खुद से जो एसेट अपने लिए खरीदती है वो उसके एसेट होते हैं। इसने पार्टनरशिप के पैसों से खरीदा और साथ में डेबिट क्रेडिट भी कर दिया, अपने नाम पे लोन भी बुक कर दिया। तो इंटेंशन क्या नज़र आ रही है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ आप डिबेट कर सकते हैं, हो सकता है एक बच्चा जज्बात में आके कहे कि ये क्या मजाक है, बाकियों की कॉन्सेंट तो ली नहीं। और दूसरा, अगर बगैर बाकियों से पूछे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो वो तो वैसे ही लॉ ने मना किया हुआ है। तो ये कह सकता है कि भाई अगर मैं प्रॉपर्टी फर्म के लिए ले रहा होता तो तुम सबसे इजाज़त लेता, तो वैसे ही तुमसे इजाज़त लिए बगैर अगर फर्म की प्रॉपर्टी ली तो वो तो जायज़ ही नहीं है। तो इसके 2-3 तरीके से जवाब बन सकते हैं। सबसे प्यारा जवाब यही है कि आप इस बंदे ने ये जो अकाउंट डेबिट किया है उससे नज़र आ रहा है कि उसने अपने नाम पे लोन क्रिएट कर लिया है और अब उस लोन के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह तो देने का पाबंद है, लेकिन ये ज़मीन उसकी है और बाकी पार्टनर्स ने शुरू में एतराज़ नहीं किया था। अब ये ज़मीन पार्टनरशिप की नहीं है। A and B are partners in a barbecue business. They decided to sell their business along with its goodwill to लाहौरी मज़ा। वाह जी वाह, लाहौरी मज़ा को उन्होंने अपना बारबेक्यू का बिजनेस बेचने का सोचा गुडविल समेत। लाहौरी मज़ा का ओनर है मिस्टर सी। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अबव पार्टीज अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इफ A and B डिसाइड टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एंड नथिंग इज मेंशन इन रिगार्ड अंडर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कुछ नहीं तय, उन्होंने गुडविल समेत अपना बिजनेस बेच दिया उसे और अब वो यही काम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो बताएं, उसने गुडविल समेत खरीदा है तो एक बात यह है कि वो एग्रीमेंट में उन्हें मना कर देता, उसने मना नहीं किया। जब मना नहीं किया तो इनके पास आज़ादी है, जो मर्जी करें। उसे चाहिए था वो एग्रीमेंट में रोक देता कि भाई तुमसे गुडविल खरीद रहा हूँ, तुम लोग ये इस जगह पे नहीं करना। हो सकता है आप में से कोई आंसर करे कि दिस इज इम्प्लाइड कि अगर गुडविल समेत खरीदा जाए तो ऑटोमेटिकली एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो हो सकता है आपका जवाब भी सही हो जाए अगर आप एक अच्छी रीज़न दे दें।
इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें रीज़न की बेस पे उसका जवाब डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से चूंकि उसने मना नहीं किया था तो ये लोग जस्टिफाइड है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर एज रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट से रिलेटेड क्या राइट्स हैं? एक हेडिंग दी हुई है कंडक्ट ऑफ बिजनेस और नीचे राइट्स दिए हुए हैं, सीधा सीधा सवाल। आतिफ राजा एंड नजीर आर पार्टनर इन बुलंद एसोसिएट। आतिफ विदाउट इन्फॉर्मिंग राजा एंड नासिर सोल्ड वन ऑफ बुलंद एसोसिएट प्राइम प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड तारिक। आतिफ हमेशा बुराई के कॉन्टेक्स्ट में क्यों आता है? पहले आतिफ को मारने की बात हो रही थी, अब आतिफ जो है वो धोखा दे रहा है। राजा और नाजिर को जो है, देखा हकीकत और किताब में कितना फ़र्क होता है, कितने नॉन प्रैक्टिकल लॉज हैं। आतिफ ने राजा और नज़ीर को बगैर बताए बुलंद एसोसिएट की एक प्राइम प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेच दी और वो जो पैसे आए वो भी लेके भाग गया। एक तो पहले ही बगैर पूछे प्रॉपर्टी बेच दी, पहला जुर्म, ऊपर से जो पैसे आए वो भी लेके भाग गया। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएं राजा और नज़ीर के क्या राइट्स हैं? क्या ये प्रॉपर्टी बेच सकता था? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का राइट बगैर बाकियों से पूछे है ही नहीं, तो वैसे ही वर्ड हो गया। तो उनका ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकते हैं और फिर जो पैसे लेके भागा है वो भी इसे रिकवर करेंगे। जो इसने सीक्रेट प्रॉफिट बनाया और इसके खिलाफ अदालत में केस कर देंगे कि इसने हमारे साथ धोखा किया है और ज़रूरत पड़ने पर इसको पार्टनरशिप से भी निकाल देंगे। तो थोड़ा सा जेनेरिक और थोड़ा सा किताब से इसका आंसर बन गया। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ब्रीफली स्टेट व्हाट मे बी रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म किसे कहेंगे? आपने डेफिनेशन लिख दी, वो 3-4 बातें लिख दी, जिंदगी आसान। अबव पार्टनरशिप बिजनेस, अब पीछे एक सिनेरियो चल रहा होगा जिस सिनेरियो का एक पार्ट भी हम देख रहे हैं, तो आप अबव को इग्नोर कर दें। पार्टनरशिप बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 2015। मार्च 2015 में बहराम ने एक ओवरड्राफ्ट रिसीव किया पार्टनरशिप के बैंक से। पार्टनरशिप के बैंक से 1 लाख रुपए का उधार ले लिया। उसने बैंक को इन्फॉर्म किया दैट मनी वुड बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैश काउंटर इन डिपार्टमेंटल स्टोर। उसने कहा कि जी हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे एक न्यू कैश काउंटर बनाएंगे, यानी कि बैंक को बताया कि मैं पैसा अपने बिजनेस के लिए निकाल रहा हूँ, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। हाउएवर ही यूज्ड द मनी टू पे हिज वाइफ दुबई ट्रिप। वाह जी वाह, बड़ा सियाना आदमी था। उसने पार्टनरशिप का पैसा बैंक से निकाला, बैंक को कहा हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश का काउंटर बना रहे हैं, और वो पैसे से उसने अपनी बेगम को दुबई ट्रिप पे भेज दिया, तो खुद यहीं रह गया। वेरी गुड। ये तो कंबाइंड ट्रिप होना चाहिए था, उस वक्त तो लाख रुपए में हो सकता था, 2015 की बात हो रही है, डॉलर भी मुनासिब था। कितने का था? 90-95 का था मेरे ख्याल में, 2015 में नहीं, 100, 105 कुछ इस तरह से। तो वो अच्छा वाला ट्रिप लग सकता था उसका। खैर चले कोई बात नहीं, वो बहुत शौकीन आदमी था कि वो पैसे जो है मैंने सारे बेगम पे खर्च करने हैं, तो बेगम का दुबई का ट्रिप उसने करवा दिया। तो ना दीन आया हाथ ना दुनिया आई। नोमी, सुल्तान और बेरम, ये जो बाकी पार्टनर्स होंगे उनको बताएं उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। फर्म का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, क्या राइट्स हैं उनके? पार्टनर ने मिसअप्लाई किया है, पार्टनर पे केस कर सकते हैं। पार्टनर ने फर्म का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया, बैंक से भी झूठ बोला, तो वो उससे कंपनसेशन मांगेंगे और उसको डैमेजेस वगैरह चार्ज करके, वही बात है, पार्टनरशिप से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। नोमी, सुल्तान एंड बहरम, लो जी ये उसी का पार्ट है। Have decided to establish a partnership business to run a departmental store. Under provision of Partnership Act, advise them about their mutual rights and liabilities toward each other. आपस में क्या राइट्स हैं? वही वाले जो जनरल ड्यूटीज हैं वो आप लिख देंगे। इन अबव पार्टनरशिप बिजनेस, अब देखते हैं ऊपर, हाँ नहीं ऊपर वाला अलग ही अलग है। इन पार्टनरशिप बिजनेस रूफी इंटेंड टू एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी। उसने कहा पैसे मेरे प्लॉट फर्म के लिए लूंगा। However, is not certain whether the plot would be considered as a partnership property. उसे ये नहीं पता कि अगर मैं अपने पैसों से प्लॉट लूंगा तो क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। However, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आपने रूफी को बताना है कि बताओ पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या आता है और वो कैसे इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा भाई इस सिनेरियो को साइड पर रख दो, बताओ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो आपने बस ये बताना है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। टाइप 2 सवाल हो गया। Raheel, Samina, Umair have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CA students in Peshawar. पेशावर में CA के बच्चों के लिए स्टडी टेक्स्ट प्रिंट करने का बिजनेस शुरू किया राहील, समीना और उमेर ने। Raheel wants to specify the rights and duties of partner in partnership agreement so that these can be changed with mutual consent of all the partners, whereas Samina and Umair do not consider it necessary and believe that the implied authority may be extended to bind the firm whenever required. एक बंदा कहता है चीज़ें लिख लेते हैं, बाकी दो कहते हैं लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ implied authority होती है, उसमें चीज़ें डिफाइंड होती हैं।
Under the provision of Partnership Act lists the general duties of partner which cannot be modified by agreement amongst them. वो कौन सी जनरल चीज़ें हैं जो आप एग्रीमेंट में अमेंड नहीं करते? कभी भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये नहीं लिखेंगे कि हम लोग मिलके एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करेंगे। वही जस्ट एंड फेटफुल, एक दूसरे से मशवरा करेंगे, वसीतर मफाद में चलेंगे। जो जनरल ड्यूटीज़ हैं ये पूछी हैं, ऊपर के जो सारे किरदार थे वो सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए थे। समझ आ रही है? कई दफ़ा सवाल ऐसा होता है कि आपने सवाल में नहीं खोना, जवाब कई दफ़ा सीधा सीधा होता है, वक्त कम और मुकाबला सख्त। जुलाई 1 को आबिद, रिजवान एंड सलमान स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस और 2 लाख हर किसी ने फर्म के कैपिटल में शामिल किया। दे ऑल्सो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा जो प्रॉफिट होगा वो बराबर शेयर करेंगे। आबिद इन एडिशन टू कैपिटल 1 लाख रुपए उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे एक सप्लायर को भी दे दिया। कैपिटल तो दिया फर्म को और फर्म का एक खर्चा आबिद ने खुद पे कर दिया, यानी कि लोन हो गया। ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन देयर कैपिटल। हर पार्टनर को अपने कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये भी तय किया हुआ उन्होंने। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 80,000। ओहो, साल में तो लॉस हो गया। जब लॉस हुआ तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट वाला मामला है, जब फर्म अच्छी चली ही नहीं तो वो मामला तो डूब गया, लेकिन लोन तो लोन है। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 तरह से जवाब हो सकते हैं। आप कहें कि चूंकि लॉस हुआ है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप 1 लाख का परसेंटेज कैलकुलेट करके जो भी तय हुआ था, कुछ नहीं तय हुआ था, 6%, 8% तो कैपिटल का तय हुआ था ना। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर ये कि आप कैलकुलेशन करके बता दें और कहें ये कैलकुलेशन बनती है, लेकिन चूंकि लॉस है तो मिल नहीं सकेगा। 4 नंबर अगर डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने ज़्यादा कैलकुलेशन ना मांगी हो, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि 2-2 लाख पे 8-8% के हिसाब से कितना बनता है। और फिर ये वाला बंदा जिसने 2 लाख पे 8% और 1 लाख पे 6%, वो टोटल मिला के कह दें जी इसका इतना बनता है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं, या तो इनकार कर दें और सिर्फ एक बंदे की कैलकुलेशन कर दें, और अगर डर लग रहा है कि 4 नंबर हैं थोड़ा सा ज़्यादा बातें कर दूं तो सबकी कैलकुलेशन करके कह देंगे जी मिलेगा सिर्फ वो लोन वाला इंटरेस्ट फर्म लॉस में। Gul, Raza and Sami are partners in GRS Garments. Raza discovered that supplier MP offers reasonable rate for consumable store and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of supplier. एक बंदा उसको अच्छा लगा कि बड़े अच्छे रेट पे चीज़ें सप्लाई करता है, उसने कहा जी उसको एक काम करते हैं हम अपनी फर्म की सप्लायर लिस्ट में डाल देते हैं। MP is owned by Gul and managed by his brother, but Gul does not disclose this fact. MP का ओनर कौन है? गुल। और चलाता कौन है उस बिजनेस को? उसका भाई। तो रज़ा ने कहा कि एमपी बड़ा अच्छा सप्लायर है और गुल उस बिजनेस का मालिक था, लेकिन ये खामोश रहा और इसने किसी को नहीं बताया कि इसका मालिक मैं हूं। When Raza and Sami become aware of the fact, they ask Gul to share with them the profit earned by MP on transaction with GRS. GRS के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आप हमें दें। अब सवाल ये है कि क्या वो प्रॉफिट दे या ना दे। उसने बताया नहीं, वो फेथफुल नहीं रहा, उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया। अगर इन्हें पता लग गया तो ये सीक्रेट प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा। बिजनेस भी सेम तरह का है, सप्लायर है तो उसी इंडस्ट्री में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उसे चाहिए था वो बता देता, बता के सारा बिजनेस प्रॉफिट ले लेता, कोई मसला नहीं था। उसने नहीं बताया, ये मामला ज़रा अच्छा नहीं लगा। और बिजनेस सेगमेंट भी तकरीबन सेम है। बदर यासीन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी बनाई है लो कॉस्ट मेडिसिन सप्लाई करने के लिए हॉस्पिटल को। यासीन ने वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू कह दिया है कि जी मेरे आबा अजदाद की जो ज़मीन है वो फ़िलहाल बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बदर ने एक डिलीवरी वैन परचेज़ की अपने नाम से पार्टनरशिप के पैसों से। बदर ये चाहता है कि अमाउंट पार्टनरशिप को दे दे और उसने एक रिसीवेबल भी क्रिएट कर दिया है, यानी वो खुद वैन लेना चाहता था, उसने पैसे वहाँ से पे किए और अपना रिसीवेबल वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बताएं अबव एसेट जो है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हैं या नहीं। एक बंदा जो कहता है मेरी ज़मीन इस्तेमाल कर ले बिजनेस, उसने इस्तेमाल करने का कहा है, कहीं एक्सप्रेसली ये नहीं कहा कि इस ज़मीन को मैं पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। तो जस्ट इस्तेमाल करने का राइट है, दोस्ती यारी में उसने कह दिया। अगर वो एक्सप्रेसली कहता कि ये मेरी ज़मीन आज से हो गई पार्टनरशिप की, तो फिर ये उसका शेयर बनता कि उसकी तरफ से ये ज़मीन आई। अच्छा, वैन का क्या होगा? वैन खरीदी है पार्टनरशिप के पैसों से। क्या पार्टनरशिप के पैसों से हर खरीदी हुई चीज़ उसकी होती है? नहीं। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, और इंटेंशन क्या नज़र आ रही है?
उसने अपने नाम पे रिसीवेबल बुक कर दिया और दूसरे ने उस वक्त एतराज़ भी नहीं किया, तो ये वैन भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है पार्टनरशिप की, और ये ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन को प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक्सप्रेसली कहना चाहिए था, वैन को प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो बंदा पार्टनरशिप के पैसों से खरीदता और कोई रिसीवेबल बुक ना करता, तो फिर हम कहते हैं कि पार्टनरशिप के पैसों से जो चीज़ खरीदी गई वो खुद ब खुद पार्टनरशिप की मानी जाएगी, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। बात समझ रहे? अवाम के चेहरे पे मायूसी और बेजारियाँ, ब्रेक दूर होती जा रही है, जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं। कम से कम मुझे खुशी तो हो कि ये चैप्टर आपने देखा, बाद में आप खामखा इन सिनेरियोस पे उलझ रहे हो तो आप इस वीडियो को निकाल के बार बार प्ले करके थोड़ा सा ईजी हो सके। ये सवाल आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, एंड वाली बात मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तकी साकिब एंड अबरार पार्टनर हैं ट्रेडिंग फर्म में। एक एग्रीमेंट से उन्होंने डिसाइड किया है कि नो पार्टनर शैल हैव अथॉरिटी टू बाय और सेल गुड्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 20,000। आपस में तय किया है कि हम में से कोई भी 20,000 से ऊपर की चीज़ नहीं बेचेगा, उसको अकेले को अथॉरिटी नहीं है, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता था वाजिद, कोई और बंदा था जिसने गुड्स 45,000 के बेच दिए साकिब को, और उसने बाकी पार्टनर से नहीं पूछा बताएं क्या फर्म और उसके पार्टनर्स लाइबल हैं वाजिद को। वाजिद को नहीं पता कि इनका तय हुआ है कि 20,000 से ऊपर ये मिल के डिसाइड किया करेंगे। उसने 45,000 की चीज़ डील कर ली और एक पार्टनर ने वो डील कर भी ली और बताया भी नहीं किसी और को, तो गलती किसने की है? पार्टनर ने। फर्म ने गलती की है? नहीं, लेकिन वाजिद ने गलती की है। वाजिद कौन है? वो थर्ड पर्सन। अगर उसे पता होता तो उसने गलती की है, उसे भी नहीं पता था। वो फर्म से कहता है मुझे मेरे पैसे दे दो, फर्म पाबंद है उसको पैसे देने के लिए। लेकिन पैसे देने के बाद क्या होगा? वो पलट के उसको पूछेंगे कि तुमने क्यों रूल तोड़ा। वाजिद को तो नहीं पता था, वो तो बाहर का बंदा था। जब कसूर ही घर के बंदे में हो तो बाहर वाले को क्यों वो किया जाए? तो वाजिद को वो वाजिद नहीं, साकिब को पकड़ के कहेंगे कि भाईजान अब नुकसान आपने रिकवर करके देना है। डन? अरे छोटे छोटे सवाल नजर आए। स्टेट द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एग्रीमेंट अमंग्स देम। वही बेसिक ड्यूटीज, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, मर्जी है उनकी। व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विच कैन नॉट बी अल्टर बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स। देखा, साल बाद वही सवाल दोबारा से पूछ लिया, और बच्चे एक दूसरे को कह रहे होंगे ये सवाल आ चुका 5 साल तक नहीं आएगा। साल बाद उन्होंने वही सवाल उसी अल्फाज के साथ दोबारा से पूछ डाला। ताहिरा, फरहाना और सादिया पार्टनर हैं ब्राइडल बुटीक में जो कि लोकल मार्केट में है। एक बिज़नेस कर रहे हैं, ये दुल्हन के जो कपड़े हैं उसको बेचने का बिज़नेस कर रहे हैं। सादिया ऑल्सो ओन अ ज्वेलरी शॉप इन सेम मार्केट। उसी मार्केट में सादिया की अपनी एक जेवरात की दुकान भी है, और वहाँ क्या बेचते हैं वो? दुल्हन के कपड़े। शॉप इज़ मैनेज बाय हर ब्रदर। वो शॉप उसके भाई वसी चलाता है। ताहिरा और फरहाना को नहीं पता कि सादिया ज्वेलरी शॉप में मालिक है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम ब्राइडल बुटीक बाय ज्वेलरी सेट फ्रॉम सादिया शॉप। अक्सर लोग जो जोड़े यहाँ से खरीदते हैं वो जेवर वहाँ से खरीदते हैं। सादिया ने बड़ा तूफानी प्रॉफिट कमाया 10 मिलियन का ज्वेलरी के बिजनेस से, और इन लोगों को बाद में पता लगा उसके इंटरेस्ट का, तो ताहिरा और फरहाना जो है वो जेलस हो गई। उन्होंने कहा जी हम दुल्हन के कपड़े बेच के इतना नहीं कमा सके और ये ज्वेलरी से कमा गई, और ऊपर से हमारे ही कस्टमर वहाँ जाके ज्वेलरी खरीदते रह गए। तो मामला बड़ा नाजुक है। ताहिरा और फरहाना आपके पास आई हैं, आपसे पूछ रही हैं कि बताओ अब हम क्या करें अपनी इस पार्टनर के साथ। कुछ नहीं। क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर रही है? वो जोड़ों का बिजनेस नहीं कर रही, वो तो ज्वेलरी का कर रही है। तो ऐसे में, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, कस्टमर की मर्जी, वो एक चीज़ यहाँ से खरीदे, दूसरी वहाँ से खरीदे, तीसरी वहाँ से खरीदे। या तो हम कहें कि उसने इधर डिस्काउंट दिलवा दिया कपड़ों पे कि मेरे से ज्वेलरी खरीदो, फिर तो वो प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए बाकी पार्टनर्स को। तो इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे इसके खिलाफ बात हो, तो आप कहेंगे जी सॉरी आप लोग जो है वो, अगर आपको बहुत बुरा लगा है आप एक काम करें, आप लोग अपना ज्वेलरी का बिजनेस भी साथ शुरू कर लें। उस कपड़ों की दुकान के साथ एक छोटा सा ज्वेलरी का सेटअप आप भी डाल लें, ताकि आइंदा ये सादिया इतना प्रॉफिट ना कमा सके। आज तो सादिया बच गई, सादिया बच गई। जहीर ने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग से। ही हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय ज़ारा विद एन ऑफर टू स्टार्ट अ डिजाइनर बुटीक इन पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ जरीर ब्राइडल्स। वाह, एक जहीर है और एक ज़ारा है, तो ज़ारा का ZAR पकड़ा और जहीर का ER पकड़ा, तो उन्होंने कहा जी जरीर ब्राइडल्स के नाम से जो है वो अच्छा नाम है, बुटीक शुरू करते हैं।
ज़ारा ने प्रपोज किया कि एक शॉप खरीदते हैं कराची में और उसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, यानी कि उसने कहा मैं शॉप खरीद लेती हूँ कराची में और मैं उसको मैनेज करती हूँ, जबकि ज़हीर भाई आपने क्या करना है, आपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है। गड्डी मैं ले आंदी हैं तो पेट्रोल तो मतलब वो दुकान मैं डाल देती हूँ और आप उसके अंदर जो है वो अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखवा दें। ज़ारा वांट टू साइन अ फॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। अब ज़ारा को समझ आ गया कि हमें एक फॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो चाहती है कि ये बुटीक 5 साल तक चलाए और उसके बाद ये वेंचर अगर सक्सेसफुल रहे तो उसका प्लान है कि वो इंटरनेशनल ब्रांचेस अपने नाम से ले ले और ज़हीर को बाहर कर दे। बहुत ही सियानी किस्म की बीवी है। तो वो उसने कहा कि शॉप मैं वो करती हूँ, तुम सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करो, शॉप मैं चलाती रहूँगी और अगर चल गया तो सब मेरा। तो उसने 5 साल का प्लान बनाया है कि 5 साल बाद मैं ये घिनौनी हरकत कर लूँगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप सूटेबल फॉर ज़ारा। अगर ज़ारा ऐसी हरकतें सोच रही है तो कौन सी पार्टनरशिप बेहतर है। 5 साल का प्लान कर रही है कि 5 साल के बाद हम अपना मामला ख़त्म कर दें और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो कर दे 5 साल के लिए और 5 साल बाद उसको लेके साइड पे हो जाए। डिस्कस द स्टैट्यूटरी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ ज़ारा एंड ज़हीर विच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड इन ज़ारास फेवर बाय वे ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से राइट्स और ड्यूटीज हैं जिसको प्लस माइनस करके हम ज़ारा की फेवर में ही मामले को बढ़ा सकते हैं। ये नाजुक सवाल है। क्या ऐसा करें कि ज़ारा जो है वो अपने मज़मूम मकासद में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाए। जी क्वालिफाइड एग्रीमेंट में हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये लिखा जाए कि सिर्फ ज़ारा मैनेज करेगी शॉप को। फिर ये लिखा जाए कि अगर ज़ारा अपना कोई बिजनेस बाद में शुरू करना चाहती है तो भी ओके है। पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद भी ज़ारा जो मर्जी करे, ज़हीर जो मर्जी करे, किसी को किसी पे एतराज़ नहीं होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है जिसमें हमने टेक्निकल बाउंड्रीज़ में रहते हुए देखना था कि हम इसमें क्या क्या इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्पेसिफिक 5 साल की हो, 5 साल बाद आप उसको डिजॉल्व कर दें और ये लिख दें कि 5 साल के बाद हर किसी का अपना अपना राइट है, वो जो मर्जी बिजनेस करे और 5 सालों में भी अगर कोई शरारत मूड है तो क्वालिफाइड ड्यूटीज़ चेंज कर लें जो एग्रीमेंट से चेंज की जा सकती हैं। क्वालिफाइड ड्यूटी आपको पता है डिलीजेंटली, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वगैरह प्लस माइनस हो सकती है। तो ये कुछ उसके मजमूम मकासद हैं और आपने उसको सपोर्ट करना है। सवाल कह रहा है कि आप उसको बताएं कि आप उसकी फेवर में क्या कर सकते हैं। लो जी आखिरी सवाल। क्रिप्टन ट्रेडर्स एंड कंपनी केटीसी पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर्स हैं। ये बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ लेदर जैकेट्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और लेदर जैकेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके ऑपरेशन जो है वो 2 पार्टनर्स चलाते हैं, सलमान और नादिर, और 3 पार्टनर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। सलमान ने 2 प्रपोजल दिए नादिर को। ये जो 2 एक्टिव पार्टनर्स थे, सलमान ने नादिर को कहा 2 बातें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और तुम्हारी कॉन्सेंट चाहिए इनके ऊपर। सबसे पहले तो हम रिड्यूस कर दें मटेरियल कॉस्ट बाय यूजिंग लो क्वालिटी लेदर इन प्रोडक्शन। हम लेदर के गारमेंट्स, लेदर के जैकेट्स में डील कर रहे हैं तो एक काम करें, सस्ती क्वालिटी का मटेरियल लें, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेदर के बिजनेस में। दूसरा, प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें और अपना कैपिटल रियल स्टेट में लगा दें। 2 मशवरे हैं, एक सेम बिजनेस में मशवरा है और एक बिल्कुल ही डिफरेंट। नादिर फाउंड नन ऑफ द प्रपोजल इन केटी से इंटरेस्ट। नादिर को लगा कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे इंटरेस्ट में नहीं है और उसने कह दिया सॉरी भाईजान, आपकी मुझे बात अच्छी नहीं लगी। सलमान जो है उसने फिर क्या किया, ये प्रपोजल मोस्ट सीनियर पार्टनर अकमल के सामने रखा और उससे कहा आप बताएं, वो तो नहीं मान रहा। अब आपने बताना है कि अगर अकमल सिर्फ प्रपोजल 1 मान जाए तो क्या होगा, या अगर अकमल सिर्फ प्रपोजल नंबर 2 मान जाए तो क्या होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर कितने हैं? 5। सामने सामने नज़र कितने आ रहे हैं? 2। और तीसरा अचानक से बीच में आ गया। अब उसने एक डिसीजन लेना है कि हम अपना ये बिजनेस में ये छोटी सी चेंज करें, यानी हम कॉस्ट लो कर दें। ये एक छोटा चेंज है। अगर ये छोटा चेंज है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की अप्रूवल से हो जाना चाहिए। 5 में से मेजॉरिटी कितनी होती है? 3। अकमल नहीं मान रहा तो बकाया 2 को मना ले। 3 आउट ऑफ 5 लोग अगर मान गए तो ये डिसीजन ओके हो सकता है, क्योंकि सिंपल रूल ये होता है कि पार्टनरशिप में जो फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सबकी रजामंदी से होने चाहिए। अब दूसरा फैसला क्या है, कंपनी का बिजनेस बंद करते हैं फर्म का और एक नया बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये फैसला क्या इतना सिंपल है कि बस मेजॉरिटी ओके कर दे तो चल जाएगा?
सारे पार्टनर्स को 5 आउट ऑफ 5 पार्टनर्स ओके करेंगे तो फिर आप अपना जो पार्टनरशिप का जो वो मेन सिस्टम है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ ये बताने की ज़रूरत है कि जो पहला चेंज है वो लाइट सा चेंज है, वो मेजॉरिटी के अप्रूवल से हो सकता है, लेकिन ये दूसरा चेंज है वो इतना बड़ा चेंज है कि ये बगैर मेजॉरिटी के अप्रूवल के नहीं हो सकता। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर ये वाला काम होगा और ये सबकी रजामंदी से होगा। तो ये सवाल उन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाया। हमारी किताब में एक्सप्रेसली ये वाली बातें कि 100% ऑफ द पार्टनर्स की अप्रूवल कहाँ चाहिए और मेजॉरिटी की कहाँ चाहिए, ये एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके थोड़ा सा आंसर करना था कि अगर तो आप बिल्कुल ही पार्टनरशिप को टोटली बदल रहे हैं तो ये इतना बड़ा फैसला है कि सारे पार्टनर्स की जब तक रजामंदी ना हो ये नहीं होगा। और अगर आप एक छोटी चेंज कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा। तो 5 में आधा होता है 2.5, तो 2.5 तो कुछ भी नहीं होगा 5 बंदों में, तो 3 या 3 से ज़्यादा ओके कर देंगे तो फैसला हो जाएगा, अदरवाइज फैसला नहीं होगा। बात समझ आई? तो हमने को अच्छे खासे सवाल देखे। ब्रेक पे जाने से पहले, अब ब्रेक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 18 आएगा इंशाल्लाह। तो 5 बजे शार्प इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह अगले मुद्दे की तरफ। आपकी घड़ी आगे है, 5:01 पे इकट्ठे